मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन का टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस आंसर्स को देखेंगे और इसको समझेंगे। इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि उन परिस्थितियों को या उन सर्कमस्टांसेस को बताइए जिसके चलते फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ। मतलब ये सिंपली ये आपसे पूछना चाह रहा है कि फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ उसके क्या कारण थे, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के आप कारणों को बताइए। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोजेस फ्रॉम 23 मिलियन इन 1715 टू 18 मिलियन इन 1789. This led to a rapid increase in the demand of food for food grains. Production of grains could not keep pace with the demand, so the price of bread rose rapidly. Wages did not keep pace with the rise in prices, so the gap between the poor and the rich widened. This became worse whenever drought or hail reduced the harvest. फ्रांस का जो पॉपुलेशन था वो 23 से 28 मिलियन हो गया, यानी कि 5 मिलियन यानी 50 लाख लोग और बढ़ गए। लेकिन फ्रांस की जो ज़मीन थी वो तो नहीं बढ़ी थी। इसके चलते क्या हुआ कि फूड ग्रेन्स का डिमांड और ज़्यादा हो गया, और फूड ग्रेन्स का डिमांड होने के साथ में डिमांड और प्रोडक्शन के बीच में मिस मैच हो गया। तो डिमांड ज़्यादा हो गया, प्रोडक्शन कम ही था। इससे जो ब्रेड्स थे उसके दाम बढ़ गए, और दाम बढ़ने के कारण क्या हुआ कि वहाँ पर महंगाई आ गई। ठीक है, और हाल और भी बुरा हो गया जब वहाँ पर ड्राउट आ गया और वहाँ पे हेल आ गया, जिसके चलते फसल जो थी वो बर्बाद हो गई और गरीब लोग अब खाना नहीं खरीद पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर अनाज का दाम जो था वो आसमान छू रहा था। पॉइंट नंबर 2, द इमरजेंस ऑफ द एडुकेटेड मिडिल क्लास। द 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class, merchants and manufacturers. The third states included professions such as lawyers or administrative officials. ठीक, all of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. Rather, a person's social position must depend on his merit. These ideas emphasizing a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and John Jacques Rousseau. इस पॉइंट का ये मतलब हुआ कि फ्रांस में जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे और कुछ पैसे वाले लोगों का उदय होने लगा। ठीक है, लोग पढ़ने लिखने लगे और इनकी जो विचारधाराएं थीं वो लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगी। जैसे कि जो इन्हें मिडिल क्लास कहा जाता था, जैसे कि मर्चेंट्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, लॉयर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे। ठीक है, और इन लोगों डिमांड करने लगे कि जो फ्रांस में प्रिविलेज बाई बर्थ मिला हुआ है, मतलब जन्म सिद्ध अधिकार, जैसे कि क्लर्गी और नोबिलिटी को मिली हुई थी कि उन्हें टैक्स नहीं देना है, चर्चेज़ को पैसा नहीं देना है। ठीक है, और वो कोई पब्लिक वर्क में काम नहीं करेंगे। तो इस तरह की चीज़ों का वो लोग विरोध कर रहे थे कि नहीं, ऐसा सबके साथ बराबर होना चाहिए, किसी को कुछ अधिकार मिला हुआ है, किसी को नहीं मिला हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें खास करके जो दो लोग थे जो फिलोसफर्स थे, ये जॉन लॉक और जॉन जैकस रोसियो, इन लोगों के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। आइए हम लोग पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, द फ्यूडल सोसाइटी ऑफ फ्रांस। पीजेंट्स मेड अप ऑफ अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। फ्रांस में जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उनकी पॉपुलेशन 90% थी, यानी बाकी के 10% जो लोग थे उनमें मर्चेंट्स थे, क्लर्गी थी, नोबिलिटी थी, राजा लोग थे, राजा के आदमी थे, वो आते थे। हाउएवर ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ देम ऑन द लैंड दे कल्टिवेटेड। तो ये 90% लोगों के पास ज़मीन जो थी बहुत कम थी। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ऑन बाई नोबल्स, द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट्स। अब फ्रांस में जितनी ज़मीनें थीं उसका 60% जो हिस्सा था उसका कब्जा जो था, यानी वो मालिक लोग जो थे उसके क्लर्गी, नोबिलिटी, चर्च, राजा, इन लोगों के पास में ज़मीनें थीं। ठीक है, और ये लोग खेती करते नहीं थे, खेती करते थे किसान, तो उनके पास ज़मीनें 40% से भी कम थी। The members of the first two states, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth like exemption from paying taxes to the states. इसके अलावा एक तो इनके पास ज़मीनें भी बहुत ज़्यादा थीं और इसके अलावा इन्हें गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं देना था। द नोबल्स फर्दर इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। अब इसके अलावा इनको फ्यूडल ड्यूज़ भी नहीं देना था, मतलब ज़मींदारी भी इन्हें नहीं देनी थी। दिस इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज़ विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स were obliged to render services to lord, to work in house and fields, to serve in the army or to participate in building roads. तो जो किसान थे उनके पास ज़मीनें बहुत कम थी,
उनको ज़मींदारी देना पड़ता था, सरकार को टैक्स देना पड़ता था, चर्च को पैसा देना पड़ता था। इसके अलावा उन्हें पब्लिक वर्क जैसे रोड बन रहा है उसमें काम करना पड़ता था और आर्मी में भी काम करना पड़ता था, जबकि नोबिलिटी क्लर्गी के लोग जो थे ये सब चीज़ों में भाग नहीं लेते थे। तो इसके चलते लोगों के अंदर में गुस्सा था, जिसके चलते फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चर्च। अब चर्च भी क्या करता था कि लोगों के ऊपर में अत्याचार करता था। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिथेस फ्रॉम द पीजेंट्स। अब लोग जो टैक्स देते थे गवर्नमेंट को, जमींदारी देते थे जमींदार को, इसके अलावा चर्च को भी पैसा देना पड़ता था जिसे कि टिथेस बोला जाता था। एंड फाइनली ऑल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। दिस इंक्लूडेड डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टैली एंड मेंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वेर लेविड ऑन आर्टिकल्स एवरीडे कंजम्पशन लाइक साल्ट और टोबैको। तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे इनको गवर्नमेंट को टैक्स देना है, ज़मींदारी देनी है, टिथेस देना है और इनडायरेक्ट टैक्सेस देना है, जैसे कि जो डेली यूज़ का जो कंजम्पशन है, ठीक है, और भी बहुत सारे डायरेक्ट टैक्स पड़ते थे इनके ऊपर में, जिसके कारण जो ये लोग थे ये काफ़ी नाराज़ थे और इन लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। आइए हम लोग पॉइंट नंबर 5 पढ़ते हैं, मोनार्क डिसीजन टू इंक्रीज टैक्सेस। ये तात्कालिक रीज़न था बच्चों, ठीक है। तो पहले के जो 4 रीज़न्स बताए गए वो तो था ही, लेकिन अभी राजा ने एक बैग क्या डिसीजन ले लिया कि हम टैक्स को इंक्रीज़ करेंगे। तो पहले से ही इतनी प्रॉब्लम थी और ये टैक्स इंक्रीज़ करने चला और फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। इसको देख लेते हैं। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फिनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। लंबे समय से फ्रांस जो था वार में उलझा हुआ था, जिसके कारण उसके सारे पैसे खत्म हो गए थे। एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेलिस। इसके अलावा जो राजा का जो महल था उस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था, जिसके कारण भी उसकी ट्रेजरी खाली हो चुकी थी। द वार एडेड मोर देन $1 बिलियन टू द डेट एंड दैट हैड ऑलरेडी राइज एन $1 बिलियन। अब ये बोल रहा है इसके चलते राजा के पास कोई पैसा नहीं था और राजा ने इसके लिए क्या किया कि $1 बिलियन का कर्जा ले लिया। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अब राजा को जिसने लोन दिया था जिन लोगों ने, वो लोग उस पर 10% इंटरेस्ट यानी सूद चार्ज करने लगे। So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments, also regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, the running government offices और यूनिवर्सिटीज़। द स्टेट वाज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। अब सरकार के पास में कुछ पैसा ही नहीं था, क्योंकि जो भी टैक्स आता था वो सूद देने में ही यानी इंटरेस्ट देने में ही चला जाता था और प्रिंसिपल अमाउंट तो वहीं का वहीं था। इसलिए इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करने के लिए, कोर्ट को मेंटेन करने के लिए, पैलेस को मेंटेन करने के लिए, गवर्नमेंट और ऑफिसेस को चलाने के लिए सरकार जो थी वो मजबूर थी टैक्स बढ़ाने के लिए, और इसलिए टैक्स बढ़ाने चली और लोग तो पहले ही से परेशान थे और फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। तो ये सारी परिस्थितियां थी जिनके कारण फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ग्रुप्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रेवोल्यूशन। ये पूछ रहा है कि कौन सी सोसाइटी थी फ्रांस की जिसको कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के चलते फ़ायदा हुआ। इसका आंसर ये यहाँ पर है, द मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। द थर्ड स्टेट्स इंक्लूड प्रोफेशन सच एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एंड ऑल पुअर पीपल बेनिफिटेड फ्रॉम द रेवोल्यूशन। तो इन लोगों को रेवोल्यूशन से फ़ायदा हुआ था, ठीक है। अब पूछ रहा है विच ग्रुप्स वेयर फोर्स टू रिलिंक्विश पावर, और कौन सा वो ग्रुप था जो कि पावर उसको छोड़ना पड़ा। तो वो है ये, द मोनार्क एंड नोबिलिटी वेयर फोर्स टू रिलिंक्विश पावर, ठीक है। इन लोगों को अपना पावर छोड़ना पड़ा। तीसरा क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रेवोल्यूशन। इस रेवोल्यूशन से कितने लोगों को निराशा हाथ लगी, ठीक है। तो ये तीसरा है, आप इसको लिख लीजिए, द मोनार्क, नोबिलिटी एंड क्लर्गी। इन लोग जो थे इन लोगों को निराशा हाथ लगी थी। आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी। इसमें ये पूछा जा रहा है कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो इसने पूरी दुनिया को क्या दिया, मतलब पूरी दुनिया ने इससे क्या सीखा या पूरी दुनिया को विरासत में क्या मिला। लेगेसी का मतलब होता है विरासत। इसमें पहला पॉइंट है कि इसने दुनिया को लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट सिखाए हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। और इन सारे जो राइट्स थे इसको नेचुरल राइट्स माना गया। नेचुरल राइट्स का मतलब होता है कि जो आपको ईश्वर से मिला है और उसे आपको कोई नहीं छीन सकता है, इसे नेचुरल राइट्स बोला जाता है। पॉइंट नंबर 2 ये यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। ये यहाँ पर 2 टाइप थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया या टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ये बोल रहा है कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन सो द राइज ऑफ न्यूज़पेपर डिस्क्राइबिंग द इवेंट्स ऑफ ईच डे एंड वीक। इसमें न्यूज़पेपर का बच्चों बहुत बड़ा रोल था। न्यूज़पेपर जो था वो विचारधाराओं को, विचारों को और सोच को एक आदमी से दूसरे आदमी तक, लोगों तक फैलाने में इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था।
इसलिए दुनिया को एक ये भी बहुत बड़ी सीख मिली कि न्यूज़पेपर्स का या प्रिंटिंग प्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है अपनी बात को और लोगों तक पहुंचाने में। ये पॉइंट नंबर 3 है, एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म, यानी कि जमींदारी सिस्टम जो थी वो हट गई थी, ये इसकी विरासत था। और पॉइंट नंबर 4 था कि कोलोनाइज्ड पीपुल्स रिवर्क द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट टू क्रिएट ए सॉवरिन नेशन स्टेट, मतलब एक सॉवरिन नेशन स्टेट का जन्म हुआ, मतलब एब्सोल्यूट मोनार्की ख़त्म हो गई, रिपब्लिक आया और एक डेमोक्रेसी आई। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा जो था लेगेसी थी जो दुनिया को मिला था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहा है कि ड्रॉ अप ए लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स विच वी इंजॉय टुडे हुज ओरिजिन्स कुड बी ट्रेस्ड फ्रॉम टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो बच्चों इसका आंसर बिल्कुल वही होगा जो आप ये यहाँ पे देखिए, ये जो आपका आंसर था ये पॉइंट नंबर 1, यही आंसर 4 का भी वही लिखा जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा है कि ठीक है, वुड यू एग्री विद द व्यू दैट द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स वाज बीसेट विद कॉन्ट्राडिक्शंस एक्सप्लेन्स। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, पहले ये समझिए बच्चों। जब तक हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक हम आंसर भी समझ में नहीं आएगा और आंसर भी हम टू द पॉइंट नहीं लिख पाएंगे, इसलिए आंसर टू द पॉइंट लिखने के लिए क्वेश्चन को टू द पॉइंट समझना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का ये मतलब हुआ कि वुड यू एग्री, मतलब क्या आप एग्री हो, विद द व्यू मतलब आप इस सोच से, ठीक है, या इस नज़रिए से आप एग्री हो कि द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स, मतलब जो लोगों को यूनिवर्सल राइट्स मिला, लोगों को अधिकार मिले फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, अभी जो अधिकारों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन वगैरह वगैरह, तो ये जो अधिकार मिले ये बीसेट्स का विथ का मतलब होता है घिरा हुआ, और कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, मतलब कि कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब हुआ विरोधाभास या विरोध, तो ये सारे अधिकार तो मिले लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन से घिरा हुआ था। ठीक है, क्या आपको ऐसा लगता है? तो आप इस पर एक्सप्लेन कीजिए। मतलब क्वेश्चन सिंपल सा, आप क्वेश्चन देखिए सिंपल क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन सिर्फ ये पूछ रहा है कि यूनिवर्सल राइट्स लोगों को तो मिल गया लेकिन इसमें कुछ कमियां भी थीं, उन कमियों को लिखना करके हम लोगों को दिखलाना है। ठीक है, आइए इसकी सबसे पहली कमी क्या थी। राइट्स तो मिले लेकिन कमी क्या थी, पॉइंट नंबर 1। इसकी सबसे पहली कमी क्या थी कि ओनली मैन अबव 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of labor's wages were given the status of active citizen, that is they were entitled to vote. The remaining men and all women were classed as passive citizens। कहने का मतलब कि जिनके पास में पैसा था, जो 3 दिन के मजदूरी के बराबर जो टैक्स पे करने की क्षमता रखते थे, उन्हें ही वोट देने का अधिकार दिया गया था, बाकी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था, जो कि गलत है। वोट देने का अधिकार सबको होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी कमियां थी। उसके बाद ये भी है कि बाकी जो लोग टैक्स नहीं देते थे उनको और महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था, उन्हें पैसिव सिटीजन्स में डाल दिया गया था। आइए पॉइंट नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वालिफाई एज एन इलेक्टर देन एज ए मेंबर ऑफ द असेंबली द मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ द टैक्स पेयर। अब इलेक्शन में खड़ा होने के लिए, जैसे कि हमारे यहाँ मुखिया, एमएलए, विधायक होता है, अगर आपको इसमें खड़ा होना है फ्रांस में, तो आप जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करेगा वही आदमी खड़ा हो सकता है। तो ये तो गलत बात है। हमारे यहाँ देश में तो जो गरीब आदमी है, इसके पास कुछ भी पैसा नहीं है, वो भी खड़ा हो जाता है इलेक्शन में। ठीक है, तो ये भी एक कमियां थी, किसी को भी खड़ा होने का परमिशन देना चाहिए था। पॉइंट नंबर 3 ये बोल रहा है कि वुमेन वेर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस देम टू द पैसिव सिटीजन्स। दे डिमांडेड द राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। तो ये भी जो है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला और महिलाओं को पैसिव सिटीजन्स में डाल दिया गया था, जिसके चलते जो महिलाएं थीं वो निराश थीं, उन्हें कोई पॉलिटिकल ऑफिस भी नहीं मिला था, मतलब कोई मिनिस्टर भी नहीं कुछ बनाया गया था उन लोगों को। पॉइंट नंबर 4 में देखते हैं। ड्यूरिंग द रीन ऑफ टेरर, मतलब जब रॉबिस्पियर का रूल चल रहा था, द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉ ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब एंड बैनिंग द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। महिलाओं के जो क्लब्स थे उनको बंद कर दिए गए थे और उनके पॉलिटिकल एक्टिविटी को कर्ब कर दिया गया था। मेनी प्रोमिनेंट वुमेन्स वेर अरेस्टेड एंड अ नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड। बहुत सारी महिलाएं जो नेता थीं उन्हें अरेस्ट कर दिया गया था और बहुत लोगों को तो फांसी पे चढ़ा दिया गया था। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 years in many countries of the world. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote। और अंत में 1946 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था फ्रांस में, जबकि हमारे यहाँ तो 47 में ही हमारा देश आज़ाद हो गया था, मतलब 1 साल के बाद तो हमारे यहाँ भी मिल चुका था। Point number 5, the National Assembly had long debates about whether the rights of man should be extended to all French subjects including those in the colonies, but it did not pass any laws fearing opposition from business
वहाँ पे स्लेव ट्रेड होती थी, जब इंसानों की खरीद बिक्री होती थी। इसको हटाया जाए कि इसको रखा जाए, इसके बारे में जो नेशनल असेंबली थी वो सिर्फ बातचीत करती थी, उस पर डिस्कशन होता था, लेकिन इस पर कोई कानून नहीं बना पा रहे थे वो लोग। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी थी। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन? नेपोलियन कैसे राइज कर गया? द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस में जब डायरेक्टरी रूल आई तो यह डायरेक्टरी रूल इनस्टेबल थी, क्योंकि ये 5 डायरेक्टर के द्वारा रूल हो रही थी और 5 डायरेक्टर के आपस में भी मतभेद थे और इनका मतभेद नेशनल असेंबली के साथ में था और फ्रांस में कोई काम ठीक तरीके से हो नहीं पा रहा था। ठीक है, और उसी समय फ्रांस का जो मिलिट्री हेड था, यानी कि फ्रांस का जो सेनापति था, वो नेपोलियन था। ठीक है, तो ये लोग आपस में ही इनस्टेबल थे, जिसके चलते नेपोलियन को काम करने में बड़ा दिक्कत होता था, इसको ऑर्डर्स लेने में बहुत दिक्कत होता था, इसको क्लियर कट ऑर्डर नहीं मिल पाता था और इससे ये परेशान होकर के इन लोगों को हटा देता है। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन हिमसेल्फ एम्पेरर ऑफ फ्रांस, और वो अपने आप को फ्रांस का एम्पेरर डिक्लेयर कर देता है। पॉइंट 3, ही सेट आउट टू कॉन्क्वेयर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, डिस्पोजेसिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिली। जब वो एम्पेरर बन जाता है फ्रांस का, तो अगल बगल के जो नेबरिंग कंट्रीज़ थे उन पर अटैक करता है और वहाँ के जो राजवंश रूल कर रहे थे उनको हटा देता है और अपने परिवार के लोगों को वहाँ का हेड बना देता है। पॉइंट नंबर 4, नेपोलियन सो हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन अपने आप को एक मॉडर्नाइजर के रूप में देखता है कि वो यूरोप को मॉडर्न बना रहा है, यूरोप में बहुत सारे रिफॉर्म कर रहा है। पॉइंट नंबर 5, he introduced many laws such as the protection of private property and a uniform system of weights and measurements provided by the decimal system. Initially, many saw Napoleon as liberator who would bring freedom for the people. लेकिन नेपोलियन जब एम्पेरर बना था तो उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे, जैसे कि उसने यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजरमेंट्स का सिस्टम लाया था, प्राइवेट प्रॉपर्टी को उसने प्रोटेक्शन दिया था। ठीक है, और जो प्रिविलेज था बाई बर्थ था उसको उसने हटा दिया था। तो उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स के काम किए थे, इसलिए बहुत सारे लोग उसको एज ए लिबरेटर की तरह देख रहे थे। वहाँ पे बिज़नेस करने का जो रूल्स था वो बड़ा ही जटिल था, उसने उन सारे रूल्स को आसान बना दिया था। ठीक है, जिससे लोगों को बड़ा राहत महसूस हो रहा था। तो बच्चों, ये था हम लोगों का क्वेश्चन आंसर जो हमारे चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन के लास्ट में था। ठीक है बच्चों, थैंक यू।